रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्काश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दात नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्तानें छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नक्काश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नक्काश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीति का। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है नीति का एपिसोड नंबर 24। मेरे अल्फाज में पूरी संजीदगी थी जिसे डनीला ने महसूस किया। दिलो जान से मंजूर है, उसने पूरे एतमाद से कहा। हाँ, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, कौसर मुझे दिल से चाहती है। खूब, और तुम? मेरी मंजिल लामहदूद है। मैं इस रास्ते का मुसाफिर नहीं हूँ। यानी तुम उसे नहीं चाहते? उसका एहतराम करता हूँ। नवाब फिरोजुद्दीन फरिश्ता सिफ्त इंसान है। खवा कौसर इंतहाई, खुद कौसर भी इंतहाई ठोस करदार की लड़की है। मैं दिल से उसकी इज्जत करता हूँ, लेकिन उसे वो हसीयत नहीं दे सकता जो वो चाहती है। ओहो, डनीला आहिस्ता से बोली, इसकी कोई ख़ास वजह? मेरे जहन में कुछ और है डनीला। मेरे जहन में एक सौदा है। मैं उन लोगों को शिकस्त देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे बेहकीकत समझा था। मैं उन लोगों के सामने ऐसी हसीयत से जाना चाहता हूँ कि वो दंग रह जाएं। ओहो, डनीला ने अजीब से अंदाज में कहा। फिर वो चौंक कर खामोश रही। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, तो औरत तुम्हारी मंजिल ही नहीं है। हरगिज़ नहीं, मैंने घुराते हुए कहा। कैसे दीवाने हैं लोग, कौन किसे समझता है। सब आप अपने आप को दोष देते हैं। लेकिन फिर वो सब कुछ क्या था सरफराज? वो मनाजर? कौन से मनाजर? मैंने जो देखे हैं। ओहो, मरीसा वगैरह की बात कर रही हो? हाँ। यकीन करोगी मेरी बात पर, खुदा की तरह, डनीला ने बड़े मजबूत लहजे में कहा। सब कुछ कौसर के लिए था। क्या मतलब? मैं खुद को उसके सामने एक बद करदार शख्स की हैसियत से पेश करना चाहता हूँ ताकि वो मुझसे नफरत करने लगे। दीवानी लड़की एक दीवार में दाखिल होना चाहती है, जख्मी हो जाएगी और कुछ ना मिलेगा। तभी ओह सरफराज, तुम कितने अजीम हो, तुम कितने अनोखे हो। किसी तिलस्म की तरह तुम्हारी शख्सियत ऐसी सहर तराज होगी, मुझे अंदाज़ा न था। लड़कियों में तुम्हारे बारे में अजीब सी दास्तानें मशहूर हैं। क्या? मैंने दिलचस्पी से पूछा। मरीसा का ख्याल है कि तुम करैक हो। तुम खुद को अनोखा बनाकर पेश करने की कोशिश करते हो। फूना का ख्याल है कि तुम बेहद बुज़दिल इंसान हो, ख़ास तौर से औरत के मामले में। तुम उसके कुर्ब की जुर्रत नहीं रखते। ये हकीकत है मिस डनीला, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास, हकीकत में अब समझी हूँ। मुझे कसूरवार समझती हो? हरगिज़ नहीं, बल्कि बेहद अजीम। तुमने इन अहमक लड़कियों की हमाकत से कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, डनीला ने कहा, और मैं खामोश हो गया। मेरे जहन में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। फिर मैंने संजीदा लहजे में कहा, मैं खुद को किसी ठोस चट्टान की तरह समझता हूँ डनीला। मैं सोचता था कि मेरे अपसीने में ही मेरे राज दफन रहेंगे, लेकिन आज ना जाने मुझे क्या हुआ। मैंने अपनी शख्सियत तकसीम कर दी है। मुझे उस पर शर्मिंदा ना होने देना डनीला। काश मैं तुम्हारी दोस्ती के म्यार पर पूरा उतरूं, डनीला ने जज्बाती अंदाज में कहा। बहरहाल मुझे ये लड़की अच्छे करदार की मालूम हुई थी। फिर ना जाने क्यों मैं उसे सब कुछ कहकर मेरे वजूद हल्का फुल्का हो गया था। एक अजीब सी फरत का एहसास हो रहा था। तब डनीला, मैंने कहा। फिर हम वहाँ से उठाए। डनीला अपने ट्रेलर में चली गई और मैं अपनी जाए पनाह की तलाश करने लगा। फिर सफ़र शुरू हो गया। मुसाफत के बाद फैसला कर लिया गया कि हम रास्ता भूल गए हैं। सहरा में ये बड़ी ख़तरनाक बात थी, लेकिन हम सब खासे सख्त दिल थे। सफ़र रोककर आपस में सलाह मशवरे किए गए। अब टोबो वगैरह को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। चुनाचा उस मशवरे में खसूसी तौर पर उन्हें शरीक रखा गया
और फिर एक यकीन करके दोबारा सफ़र शुरू हो गया। तूफान के बाद चौथी रात इत्तेफाक से मैं उधर जा निकला जहां लड़कियों का गिरोह चहेलियों में मसरूफ़ था। मरीसा और फोना कौसर से सुलह करा दी गई थी। कौसर भी उसी गिरोह में मौजूद थी। मैं न जाने क्यों ट्रेलर की अकब में रुक गया। हालांकि खुद मुझे ये बात मायूब सी लगी थी, लेकिन अब बहुत सी बातें ऐसी कर लेता था जो ज़मीर को गवारा नहीं थी। लड़कियां गुफ्तगू कर रही थीं। वो दिमागी मरीज़ है, बाबरा फोना ने कहा। मैं क्यों बुरा मनाऊंगी? आप तो उसे अच्छी तरह जानती हैं मिस कौसर। क्या आपने अब उसके बारे में कोई अंदाज़ा कायम नहीं किया? हमारे यहाँ मुलाजमों को ज़्यादा लिफ्ट नहीं दी जाती, कौसर ने नाक चढ़ाकर कहा। आपने किस बिना पर यह दावा किया है मिस फोना? इस सिलसिले में मरीसा बेहतर तौर पर बताएगी। मरीसा प्लीज़, क्या तुम फराख दिली से काम लोगी? क्या हर्ज है? और आप लोगों को उसके बारे में आगाह करना मेरा फ़र्ज़ है, ताकि कोई और उससे खुद से खेलने का मौका न दे, मरीसा ने कहा। और इसके बारे में बताओ। तुम मुझसे मुतफिक हो ना मरीसा? फोना ने पूछा। यकीनन बड़ी ही घनौनी फितरत का मालिक है। मेरे ख्याल में या तो वो खुद पर बहुत नाज़ा है, बेहद मगरूर इंसान है, या फिर बकौले फोना के खबतल हवास है। लेकिन हुआ क्या? भाई ये बात तो तुम सब जानती हो कि बहरहाल वो बेहद पुरकशिश है। कोई भी लड़की उससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकती। मैं भी उन्हीं में से हूँ। मर मिटी थी उस कमबख्त पर। सच बेहद चाहती थी उससे अजहार कर दिया, उसने पजीराई ना की। बददिल हो गई, मायूस हो गई, लेकिन फिर अचानक वो पिघल गया। बड़े प्यार की बातें उसने की, मैं बेकाबू हो गई। तब मैंने उससे वह सब कुछ मांग लिया जो एक औरत की आरज़ू होती है, लेकिन उस कमीने ने नहायत हकारत से ठुकरा दिया। उसे अपने मशरकी होने पर बड़ा फ़ख्र है। मेरा ख्याल है कि इस मामले में मशरकी बड़े गधे होते हैं। मेरे खुदा, तो तुम्हारे साथ भी वही सब कुछ हुआ? फोना हैरत से बोली। क्या मतलब? मेरी कहानी भी तुमसे मिलती जुलती है। पहाड़ियों को अबूर करना बहुत मुश्किल काम था, सो हम चलते रहे। कौसर आज मुझे नज़र नहीं आई थी, ना जाने कहाँ थी वो। मैं टोबो वगैरह के साथ था। ये दिलचस्प और मोहब्बत करने वाले अफ्रीकी मुझे ना जाने कहाँ कहाँ के किस्से सुना रहे थे। सफ़र के तवील हो जाने से कोई खुश नहीं था। तूफ़ान और हाथियों के गौल ने 12 दिन पीछे धकेल दिया था। बहरहाल तने बेतकदीर थे। हम लोग करते भी तो क्या, सफ़र करते रहे। और उसी शाम मैंने एक हैरत अंगेज़ तमाशा देखा। टोबो और उसके साथियों के साथ मैं भी काम करवा रहा था। काम से फारग होकर खाने की तैयारियां होने लगी। मैं एक ट्रेलर के करीब खड़ा बुलंदो बाला पहाड़ियों को देख रहा था कि मुझे अपने अकब में कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा। मैगना को मैं अच्छी तरह जानता था, लेकिन कौसर उसके साथ थी और मैगना नहायत मोहब्बत से उसका हाथ थामे हुए था। कौसर किसी बात पर हंस रही थी। मुझे देखकर दोनों ठठक गए। फिर कौसर ने खुश्क लहजे में कहा, सरफराज, मेरी और मिस्टर मैगना की चाय उस तरफ पहुंचा देना। हम चट्टान के उस तरफ हैं। बहुत बेहतर कौसर बीबी, मैंने कहा। अरे नहीं, मिस्टर सरफराज कहाँ तकलीफ़ करेंगे, मैगना ने कहा। मैगना वो मुलाजम है, कौसर ने कहा और मैगना का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई और मैं उसे देखता रह गया। मेरे बदन का रुमा रुमा झंझना गया था। कौसर ऐसी नहीं है। मुझसे इंतकाम लेने के जज्बे ने उसे उसके मेयार से गिरा दिया है। कहीं वो दीवानगी में मौत के दहाने पर ना पहुंच जाए, मैंने तशवीश से सोचा। ये सूरत हाल अच्छी नहीं। अहमक लड़की, ये क्या खेल शुरू कर दिया? तो शुरू ही से मेरे लिए उलझन बनी हुई है। मैं नवाब फिरोजुद्दीन जैसे फरिश्ता सिफ्त इंसान की इज्जत लुटने नहीं दूंगा। समझी कौसर, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। मेरे जहन में आग सुलग रही थी। मैं सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि हालात को कंट्रोल करने में समझ बूझ से काम लेना पड़ेगा। अगर कौसर नवाब साहब की नज़रों से गिर गई तो सारी ज़िंदगी बैठी रहेगी और नवाब फिरोजुद्दीन के कह के हमेशा के लिए कब्र में दफन हो जाएंगे। वो जीते जी मर जाएंगे। मैं खामोशी से मुड़ गया और फिर मैं चाय की 2 प्यालियाँ लेकर चट्टान के अकब में पहुंच गया। मैगना और कौसर किसी बात पर कहका लगाकर हंस रहे थे। मुझे देखते ही कौसर की तेवरियां चढ़ गईं। रख दो, उसने एक पत्थर की तरफ इशारा किया। जी बेहतर, मैंने जवाब दिया और फिर चाय रखकर मैं खड़ा हो गया।
क्या बात है? कौसर ने घुराकर पूछा। कुछ नहीं कौसर बीबी, दफान हो जाओ, वो झल्लाए हुए अंदाज में बोली। जी, मैंने कहा और वापसी के लिए मुड़ गया। कौसर मुझे उससे ज़्यादा जलील कर लेती, मुझे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मैगना के साथ उसे इस अंदाज में देखकर मुझे सख्त तशवीश हो गई थी और मैं एक खामोश सी जगह जाकर उसके बारे में सोचने लगा। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, ये बात भी दुख की थी। बहरहाल अब उन दोनों पर खसूसी निगाह रखना पड़ेगी। उसी रात नवाब साहब ने मुझे बुलवा भेजा। वो एक ट्रेलर में थे, शतरंज जमा हुआ था। और सरफराज, कहाँ दूर दूर रहते हो? बहुत दिन से तुम्हारा खेल नहीं देखा। आपका हुक्म है तो खेल लूँगा, वरना तबीयत सुस्त है। अरे खैरियत? नवाब साहब चौंक पड़े। जी हाँ, बस यूं ही बदन टूट रहा है। मैं न खेल सकूँगा डिक्सन, ज़रा इनके लिए दवा का बंदोबस्त कर दूँ, ये लड़के लापरवाह होते हैं। नहीं नवाब साहब, ऐसी कोई बात नहीं, बस नींद आ रही है। बकवास मत करो तुम। चलो, वो दवा लेनी पड़ेगी। और फिर ज़बरदस्ती दवा लेनी पड़ी। नवाब साहब ने इस बात पर भी सख्त एतराज़ किया था कि मैं इधर उधर सोता फिरता हूँ। बहरहाल मैं उनके ट्रेलर में लेट गया। नवाब साहब मुझे आराम करने की तायद करके चले गए थे। मैं लेटा हुआ कौसर के बारे में सोच रहा था कि कौसर आ गई। मुझे ट्रेलर में देखकर वह ठटक गई, फिर आगे बढ़ी। मैं सोने के अंदाज में लेटा हुआ था। वो खड़ी मुझे घूरती रही, फिर उसने मुझे झंझोड़ डाला और मैंने इस तरह आंखें खोल दी जैसे अभी जाग उठा हूँ। अरे कौसर बीबी, कौसर के बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस नींद आ गई थी। अपनी औकात पर रहे, समझो। औकात पर हूँ कौसर बीबी, फिर यहाँ क्यों मर रहे हो? चला जाता हूँ, मैंने कहा। आइंदा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। बहुत बेहतर, मैंने तंदी अंदाज में कहा और बाहर निकल आया। मुझे हंसी आ रही थी। इतना खुदगर्द इंसान कितना खुदगर्द होता है। अगर मैं उसकी हमाकत को कबूल कर लेता तो वह मेरे लिए जान देने पर आमादा थी। कैसी नदामत का इजहार किया था उसने अपनी पहली ज़्यादतियों पर। मेरी शख्सियत को किस कदर बुलंद कबूल कर लिया था और अब चंद लम्हात में सब कुछ भूल गई। बहरहाल मैं आवारा फिरता रहा और काफ़ी रात गुजर गई। दरअसल मैं नवाब साहब पर अपनी गुमशुदगी का रद्द अमल देखना चाहता था और फिर शतरंज ख़त्म हो गई। नवाब साहब ट्रेलर की तरफ जाते हुए नजर आए। मैं बरक रफ्तारी से ट्रेलर के अकब में पहुंच गया। नवाब साहब अंदर दाखिल हो गए थे। फिर उनकी आवाज़ उभरी, कौसर। जी, कौसर ने जवाब दिया। वो जाग रही थी। सरफराज कहाँ गया? जहन्नुम में, कौसर ने जवाब दिया। हैं? नवाब साहब चौंक पड़े। क्या उसे तनहा मेरे पास रहना चाहिए था? क्यों, क्या पहले ऐसा नहीं हुआ? आपकी आंखें तो बंद हो चुकी हैं अबू। आपने उसे इस कदर सर चढ़ा रखा है। बस वो गया कहाँ? जलील करके निकाल दिया मैंने यहाँ से। कौसर, नवाब साहब गरजे, क्या तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया है? हाँ, बिल्कुल ख़राब हो गया है। काश मुझे तुझे साथ लाने की हमाकत ना करता। काश मैं आपके साथ ना आती। कौसर ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। तुम बेहद गुस्ताख हो गई हो कौसर। आपकी लापरवाही ने किया है अबू। क्या कहना चाहती हो? यही कि हर इंसान पर आंखें बंद करके भरोसा ना कर लिया करें। क्या सरफराज ने कोई नाजेबा हरकत की है? नवाब साहब किसी कदर नरम लहजे में बोले। बस मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, तुम्हें कहना होगा। मुझसे क्या पूछते हैं अबू? जाकर उन लड़कियों से पूछ लें जिनसे वो बीक वक्त इश्क करता रहा है। और मैं आपसे क्या कहूँ अबू, आपने अपने बाल धूप में सफ़ेद किए हैं। कौसर, नवाब साहब हैरत से बोले। जाइए देख लीजिए, अब भी वो किसी संसान गोशे में किसी के साथ होगा। हरगिज़ नहीं कौसर, हरगिज़ नहीं। अगर सरफराज ऐसा है तो फिर खुदा की कसम पूरी ज़िंदगी किसी इंसान पर भरोसा नहीं करूँगा। कौसर मुझे बता, तेरा ये इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है? आने वाला वक्त बहुत जल्द आपको बता देगा, जब प्रोफेसर हैगले और डॉक्टर मेकार्ड और कर्नल डिक्सन आपका गिरेबान पकड़े खड़े होंगे। तुम्हें यकीन है कौसर? आप कहें तो आपको भी यकीन दिला दूं, लेकिन बाप बेटी ऐसे मनाजर पर यकजान नहीं हो सकते। और उसके बाद काफ़ी देर तक दोनों में से किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। फिर नवाब फिरोजुद्दीन ही की फंसी फंसी आवाज़ सुनाई दी। उसने कभी तुझसे कोई बदतमीजी नहीं की है कौसर? रहने दीजिए अब्बू, आपका दिल दुखेगा। कौसर, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अफसोस, उसे क्या हो गया है? मेरे ख्याल में वो ऐसा नहीं था। मेरा तजर्बा धोखा क्यों खा गया? हम धोखा खाने से पहले संभल गए हैं अबू। उसे साथ रखना सख्त खतरनाक है। ना जाने किस नापाक इरादे से वो यहाँ आया था। कहाँ? ट्रेलर में? हाँ, वो उसे मैं ही लाया था कौसर। वो तो यहाँ नहीं आ रहा था, बीमार था। कम वक्त
میں نے اسے دوا دلائی اور یہاں سلا گیا تھا۔ مرنے دے ابو اسے اور جلد جلد اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں، کوثر نے کہا، اور اس کے بعد کافی دیر تک دونوں میں سے کسی کی آواز نہیں سنائی دی۔ میرے حلق میں ایک گولا سا اٹھ رہا تھا۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا اور میرا دل چاہا کہ زوردار کہہ کے لگاؤں تو نواب صاحب بھی گئے۔ ظاہر ہے کہ بیٹی کی باتوں پر کسے یقین نہ آتا۔ پھر میں ایک جیپ میں گھس کر سو گیا، بے فکری کی نیند۔ فکر کس بات کی تھی؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور دوسری صبح میں جان بوجھ کر نواب صاحب کے سامنے آیا، لیکن ان کے رویے میں نمایاں تبدیلی تھی۔ سفر شروع ہو گیا، لیکن بہرحال نواب صاحب نے کوئی فوری کارروائی نہیں کی تھی۔ بہرحال اس دن ان سے کوئی بات نہ ہوئی۔ اس شام جس جگہ قیام کیا گیا تھا وہ کافی سرسبز تھی۔ ایک چھوٹا سا جھرنا پہاڑ سے گر رہا تھا جس نے ہریالی پیدا کر دی تھی۔ موسم بھی خوشگوار تھا، سیاہ فاموں پر آج مستی طاری تھی۔ انہوں نے پھر گانے بجانے کا انتظام کیا، میں بھی ان کے ساتھ بہت سرگرمی سے شریک تھا۔ نوجوان پی رہے تھے، بہت سے بوڑھے بھی ان میں شامل تھے، لیکن نواب صاحب اداس تھے، انہوں نے کسی دلچسپی میں حصہ نہیں لیا تھا۔ تب میں نے کوثر کو میگنا کے قریب دیکھا اور جھک کر اس سے گفتگو کر رہا تھا۔ کوثر توہن کراہن اٹھ گئی، تاریکی پھیل چکی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میگنا کسی قدر نشے میں تھا۔ اس نے کوثر کا بازو تھام رکھا تھا، لیکن کوثر نے مداخلت نہیں کی۔ میرا ماتھا ٹھنکا اور میں چھپ کر ان کے پیچھے چل پڑا۔ میگنا کوثر کو کافی دور جھرنے کے عقب میں لے گیا۔ ٹوبو اور اس کے ساتھی ڈھول بجا رہے تھے اور حلق پھاڑ پھاڑ کر گا رہے تھے۔ بہت سے نوجوان اور لڑکیاں رقص کر رہے تھے، لیکن یہاں ان کی آوازیں کافی مدھم تھی۔ میگنا نے گھاس کے ایک ٹکڑے کو منتخب کیا اور کوثر کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے بٹھا دیا۔ مجھے اس جگہ سے وحشت ہو رہی ہے مسٹر میگنا، کوثر کی آواز سنائی دی۔ ابھی دور ہو جائے گی ڈارلنگ، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ میگنا کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ کیا ہے یہ؟ کوثر نے پوچھا۔ شراب، میگنا نے جواب دیا اور کوثر نے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ ارے بیٹھو بیٹھو میری جان، بیٹھو تو صحیح۔ تم میرے لیے لائے ہو؟ کوثر نے وحشت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، تمہاری آنکھوں کا خمار دو آتشا ہو جائے گا۔ یہ زندگی ہے اور اس کی تھوڑی سی مقدار تمہیں نہ جانے کہاں پہنچا دے گی، اس کائنات کی وسعتوں سے دور۔ اس خلا کے ایک ایک راز سے واقف ہو جاؤ گی تم۔ لو پی جاؤ میری جان۔ کیا بدتمیزی ہے، ہٹاؤ اسے، کوثر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے اس کی توہین نہ کرو، بڑا گناہ ہے۔ مسٹر میگنا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ انسانیت کی حدود میں رہیں گے، کوثر نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ انسانیت کی کوئی حد نہیں ہے، لامحدود ہے۔ ارے خود انسان کی کیا حیثیت ہے؟ بیکار شے، فضول چیز۔ زندگی شراب ہے، شراب زندگی، میری جان، اور سب کچھ بھول جاؤ۔ مسٹر میگنا پلیز ہوش میں رہیں۔ کوثر کے انداز میں اب کسی حد تک خوف شامل ہو گیا تھا۔ دیکھو میری جان، تم نے شراب کی توہین کی ہے، لیکن میں اپنے جذبات کی توہین برداشت نہ کر سکوں گا۔ کمزور انسان ہوں۔ چھوڑو شراب، آؤ دنیا سے بے نیاز ہو جائیں۔ کالے لوگ رقص کر رہے ہیں، سرور میں ہیں، اور آؤ ہم بھی کائنات کے ذرے ذرے کو فراموش کر کے گم ہو جائیں۔ آؤ مجھے جانے دو میگنا، تم ہوش میں نہیں ہو۔ اوہوں، فضول باتیں بات کرو، آؤ چھوڑو میگنا، ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ غلط، آج اگر تمہیں چھوڑ دیا تب اچھا نہ ہوگا۔ یہ موسم کی توہین ہے، جذبات کی توہین ہے۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تیرے جذبات پر، چھوڑ دے مجھے۔ مس کوثر، میں نے خود آپ کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی، مجھے تمہاری کمینگی کے بارے میں بھی معلوم نہیں تھا۔ اب معلوم ہو ہی گیا ہے تو پوری طرح واقفیت حاصل کر لو۔ میگنا کا لہجہ بدل گیا اور کوثر گھٹے گھٹے انداز میں چیخ پڑی۔ میرے بدن میں چنگاریاں سلگ اٹھی۔ کوثر بہرحال کچھ بھی ہے، اس کی لڑکی ہے جس نے میرے اوپر احسانات کیے ہیں، اور پھر بذات خود بھی وہ صرف نادان تھی، بری نہ تھی، چنانچہ اسے میری مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے دوسری طرف سے جھانکا تو میگنا کوثر کو نیچے گرا کر اسے دبوچے ہوئے تھا۔ میگنا، میں نے سرد لہجے میں اسے پکارا اور میگنا اچھل پڑا۔ اس نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا اور پھر کوثر پرے ہٹ گئی۔ اوہو مسٹر سرفراز، میگنا نے کہا۔ ہاں میں ہی ہوں۔ پلیز مسٹر سرفراز، اس وقت ڈسٹرب مت کرو، جاؤ چلے جاؤ، گیٹ آؤٹ۔ آخر میں اس کا لہجہ خراب ہو گیا۔ کوثر بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مسٹر میگنا واپس جاؤ، میں نے آہستہ سے کہا۔
تم گدھے کے بچے، میں تم سے کہہ رہا ہوں بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہارا دماغ درست کر دوں گا۔ میگنا نے گھونسا تان لیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم بھی کسی ایسی ہی گوشے میں کسی کے ساتھ چلے جاؤ۔ کیا آج کوئی نہیں ملی؟ کوثر زہریلے لہجے میں بولی۔ ہاں دیکھو ڈارلنگ، بلا وجہ ہمارے درمیان آ گیا۔ جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کوثر کے لہجے سے شدید ہیجان ٹپک رہا تھا۔ میری کھوپڑی بھک سے اڑ گئی، پورے بدن میں پارا چڑھ گیا۔ تم ابھی تک یہاں کھڑے ہوئے ہو؟ میں نے گراتے ہوئے کہا۔ اوہو تم کتیا کے بچے، یوں نہیں مانو گے۔ میگنا میرے اوپر حملہ آور ہو گیا۔ میں نے اس کے گھونسے کو خالی دے کر ایک زوردار مکہ اس کی بائیں گال پر رسید کیا۔ میگنا لڑکھڑایا اور پھر چت گر پڑا۔ تب میرے اوپر جنون طاری ہو گیا۔ میں نے اس کی کمر پر ٹھوکر رسید کی، وہ بلبلا اٹھا۔ پھر میں نے اس کا گربان پکڑ کر اسے اٹھایا اور دوسرے گھونسے پر اس نے 2 کلا بازیاں کھائیں اور پھر نیچے گر پڑا۔ کوثر خاموش کھڑی تھی۔ میری کفیت سے اب وہ کسی قدر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میگنا بہت ہی کمزور نکلا، میرے 3-4 گھونسوں پر حواس چھوڑ بیٹھا۔ ویسے وہ کافی زخمی ہو گیا تھا، اس کا گال پھٹ گیا تھا، ہونٹ کٹ گئے تھے، جسم کے بہت سے حصوں پر چوٹیں لگی تھی۔ میں نے آخری ٹھوکر اسے رسید کی اور پھر کوثر کی طرف مڑا۔ آؤ، میری آواز میں گھرراہٹ تھی۔ میں نہیں جاؤں گی۔ کوثر اچانک بفر گئی۔ یہاں کیا کرو گی؟ اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرو گی؟ نہیں کوثر، جذبات کے ہاتھوں اس حد تک پہنچ جانا اچھی بات نہیں۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، کوثر پھنکاری۔ نہیں کوثر، یہ میرے مالک کی عزت کا معاملہ ہے۔ تم بے غیرت ہو، اسی عزت کی بات کر رہے ہو جسے تم لوٹنے پر تلے ہوئے تھے۔ میری مرضی، میں جسے پسند کروں گی یہ ہوش میں آئے گا تو میں خود اس کے حوالے کر دوں گی۔ اور اچانک میرا ہاتھ گھوم گیا۔ وہ زوردار تھپڑ مارا تھا بی کوثر کی گال پر کہ زندگی بھر یاد رکھا ہوگا۔ کوثر ایک طرف جا پڑی تھی۔ میں جھکا اور میں نے اس کے بال پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ فیروز الدین کی عزت ایسے نہیں برباد ہوگی، سمجھی؟ میری گرراہٹ بہت خوفناک تھی۔ کسی معصوم بچے کی طرح سہم کر وہ رونے لگی۔ چلو، میں نے اسے دھکا دیا اور وہ خاموشی سے چل پڑی۔ اس طرف سے گھوم کر اپنے ٹریلر میں پہنچ جاؤ، میں نے کہا۔ تم مجھے نہیں روک سکتے، سمجھے؟ اب میری بھی یہی ضد ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ یہ بات ہے کوثر، میں میگنا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں نے گراتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ میں گرایا اور وہ ٹریلر کی طرف دوڑ گئی۔ میرا ذہنی ہیجان عروج پر تھا۔ میں کوثر کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ خراب نہیں تھی لیکن بے حد ضدی تھی، اور اس ضد میں وہ سب کچھ کر سکتی تھی۔ چنانچہ مجھے اب کوئی حل سوچنا ہی تھا۔ میری طرف سے جہنم میں جائیں سب لوگ، ان لوگوں نے مجھے محدود کر دیا تھا۔ میں ان کے درمیان بانجھ بن کر رہ گیا تھا۔ اب مجھے ان کے درمیان سے نکل جانا چاہیے تھا۔ نواب صاحب کی شرافت نے مجھے آج تک روکے رکھا تھا۔ بہرحال یہاں تک آنے کے لیے میں ان کا احسان مند بھی تھا، اس کے علاوہ اور کیا تھا؟ آوارہ بھٹک رہا تھا، سوچیں عروج پر تھی کہ ڈنیلا مل گئی۔ اوہ سرفراز ڈیئر کہاں تھے؟ اتنی دیر سے تلاش کر رہی ہوں۔ ڈنیلا، میں نے ایک گہری سانس لی۔ بہت فکر مند ہو۔ ہاں ڈنیلا، مجھے نہیں بتاؤ گے؟ آؤ، تم ایک ہمدرد لڑکی ہو، میں تمہارا احسان مند ہوں۔ اور میں ڈنیلا کو لے کر ایک سنسان حصے میں پہنچ گیا۔ ہم دونوں پتھروں پر بیٹھ گئے تھے۔ بتاؤ ڈیئر، آج تم کچھ پریشان ہو۔ بات ہی ایسی ہے ڈنیلا۔ اور پھر میں نے ڈنیلا کو شروع سے لے کر آخر تک کی کہانی بتا دی۔ ڈنیلا بھی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ معاملہ واقعی سیریس ہے ڈارلنگ، وہ پرخیال انداز میں بولی۔ مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، بس کوثر سوا ہو جائے گی۔ ڈنیلا نے پرخیال انداز میں بولی، اور میگنا بہرحال اپنے زخمی ہونے کی وجہ بتائے گا۔ ہاں، تب پھر ہم ایک کام کرتے ہیں ڈارلنگ، کیا میرے ساتھ تعاون کرو گے؟ کیا پروگرام ہے ڈنیلا؟ وعدہ کرو، منع تو نہیں کرو گے؟ نہیں، مجھے تمہارے اوپر اعتماد ہے، میں نے کہا، اور ڈنیلا کھڑی ہو گئی۔ اس نے اچانک اپنے بال بکھرا لیے، کپڑے پھاڑ لیے، اور میں حیران رہ گیا۔ ڈنیلا نے اپنے ہی ناخنوں سے اپنے بدن پر کچھ خراشیں لگا لی اور پھر وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اب ہم ایک آڑ کے پاس چلیں گے، میں اسے بتاؤں گی کہ میگنا نے شراب کے نشے میں ڈوب کر میرے اوپر دست رادی کی۔ وہ میری عزت لوٹنا چاہتا تھا۔ اگر مسٹر سرفراز عین وقت پر مجھے نہ بچا لیتے تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ اور میں دنگ رہ گیا۔ یہ سفید لڑکی تو بے حد اثار پسند تھی۔ میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ کوثر کی عزت محفوظ رہے گی، ڈنیلا نے کہا۔ ڈنیلا، تم
मैं शिद्दत जज्बात से भराई हुई आवाज़ में बोला, अरे यार, दोस्त कहा है तो दोस्ती निभानी ही है, आओ। उसने बेतकल्फी से कहा और मेरा बाजू पकड़कर चल पड़ी। डनीला की तरकीब बहुत अच्छी थी, लेकिन ये लड़की इतनी अजीम होगी मैंने सोचा भी न था। उसने मेरे साथ जो तावन किया था मैं उसका बेहद शुक्रगुजार था। और फिर मेकार्ड, कर्नल डिक्सन और प्रोफेसर हैगले के सामने डनीला का ड्रामा ज़बरदस्त था। उसने रो रो कर अपनी मजलूमियत की कहानी सुनाई और अब शदीद गुस्से में आ गए। कहाँ है मैगना? हैगले ने पूछा। बेहोश पड़ा है, मनहूस। मिस्टर सरफराज ने उसके दिमाग ठिकाने लगा दिए और फिर सब के सब गुस्से में बफरे हुए मेरे और डनीला के साथ उस मकाम की तरफ चल पड़े जहां मैगना बेहोश पड़ा था। मैगना की हालत देखकर उनका गुस्सा तशवीश में बदल गया और उनकी हालत बहुत ख़राब थी। बहरहाल सब ने मिलकर उसे उठाया और कैंप में ले आए। ड्रेसिंग वगैरह कर दी गई। बात छुप ना सकी और मैगना के साथी भी आ गए। ये भी चंद सर फिरे नौजवान थे। ये हमारा आपस का मामला था, मिस्टर सरफराज को उसमें मुदाखलत की जो क्या ज़रूरत थी, एक नौजवान ने कहा। किसी की इज्जत पर बनी थी और ये आपस का मामला है, क्यों? डॉक्टर मेकार्ड ने कहा। मैगना के लिए सज़ा ज़रूरी थी, लेकिन सज़ा देने वाला सरफराज कौन है? क्राउड ने कहा। उसने डनीला की इज्जत बचाई थी, रोक देना काफ़ी था, उसे ज़ख्मी क्यों किया गया? मैंने उस पर एहसान किया है, वरना उसे कत्ल कर देना भी ज़रूरी था, मैंने पुरजोश लहजे में कहा। कान खोल कर सुन लो सब लोग, अगर मैगना को कुछ हो गया तो अच्छा ना होगा, और कान खोल कर सुन लो तुम सब भी। अगर कैंप में आइंदा ऐसी कोई हरकत हुई तो हरकत करने वाली की सज़ा मौत होगी, मैंने कहा। देख लेंगे हम भी, उन्होंने कहा और फिर वो बेहोश मैगना को अपने साथ ले गए। सूरत हाल दुरुस्त नहीं थी। तमाम जिम्मेदार अफसर, तमाम जिम्मेदार अफराद सर पकड़ कर बैठ गए। उनमें नवाब साहब भी शामिल थे, उन्हें ख़ास तौर से लाया गया था।